अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। सब वो वाला अपना मॉनिटर हल्का सा ऐसे कर देंगे इस तरफ। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान, आप किसानों को अपना लाइव फोन इन कार्यक्रम, जहां हम खेती किसानी से संबंधित तमाम विषय आपके लिए लेकर आते हैं और उनसे जुड़े विशेषज्ञ आपसे बात करते हैं, आपके सवालों के जवाब देते हैं और विषय पर विस्तार से चर्चा भी करते हैं। जी हाँ, एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जहाँ हम अपने दर्शकों, अपने किसानों के सवाल जानते हैं एक फोन कॉल के माध्यम से। तो आज के विषय क्या है जिन पर आज हम आपके कॉल्स तो लेंगे ही, साथ ही करेंगे विस्तार से चर्चा भी। तो आइए डालते हैं आज के विषय पर नजर। आज का हमारा विषय मधुमक्खी पालन और साथ ही हम बात करेंगे हरी खाद के फायदे, यानी हरी खाद अपनाएं, मिट्टी को स्वच्छ बनाएं। और अब आपको अपने टोल फ्री नंबर बता देते हैं जिन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। दोनों ही नंबर आप नोट कर लें, 1800-113060। दूसरा नंबर है 1800-113061। टोल फ्री, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो सोचना क्या है, फोन उठाएं, हमारा नंबर लगाएं और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। हमारे साथ 2 विशेषज्ञ अगले 1 घंटे तक यहाँ पर मौजूद रहेंगे आपके सवालों के लिए और दोनों ही विषय पर प्रकाश डालने के लिए। तो उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर बलराज सिंह हैं, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है, कीट विज्ञान संभाग, IARI, पूसा, नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सिंह आपका कार्यक्रम में। और आपसे हम मधुमक्खी पालन के बारे में समझेंगे, कैसे इससे हमारे आज के युवा लाभ उठा सकते हैं, जो परंपरागत तरीके से खेती करते हैं उसमें भी कैसे मधुमक्खी पालन से हमारे किसानों को लाभ होता है और साथ ही फसलों में अच्छी उन्हें उत्पादन भी मिलता है, कैसे सब कुछ होता है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ दूसरे मेहमान है आशुतोष मिश्रा है। आशुतोष मिश्रा जी हमारे साथ सतना से हैं। आपको बता दें, ये विषय वस्तु विशेषज्ञ, मृदा विज्ञान, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, सतना, मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी आपका भी कार्यक्रम में। और आप हमें हरी खाद के फायदे के बारे में बताएंगे। जैसे कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि हरी खाद अपनाएं और मृदा को स्वच्छ बनाए, तो कैसे हरी खाद मिट्टी को स्वच्छ बनाती है और एक तरीके से उसमें जान डालती है, ये हम आपको बताएंगे। और इससे जुड़े जो भी आपके प्रश्न है, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आशुतोष जी आपके सवालों के जवाब देंगे हमारे साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर। अगले 1 घंटे तक आशुतोष जी भी हमारे साथ उपस्थित रहेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जैसा कि हम बात करें मधुमक्खी पालन की, तो बलराज जी, जैसे कि मधुमक्खी पालन की मैंने बात की और देखिए इसे हम मीठी क्रांति के तौर पर जान रहे हैं। सरकार इसको कितना प्रोत्साहित कर रही है, क्योंकि आज के समय में किसान सिर्फ अपनी फसलों पर ही निर्भर नहीं है, वो कुछ और भी करना चाहता है, आय के अतिरिक्त साधन या रास्ते भी बनाना चाहता है। और कहते हैं मधुमक्खी पालन इसमें एक बहुत अच्छा विकल्प है, खास तौर पर इसे अगर आप बिजनेस मॉडल की तरह अपनाना चाहते हैं तब भी, या फिर अपने खेतों के आसपास कुछ एक डब्बे लगाना चाहते हैं ताकि आपकी जो फसल है उस पर भी अच्छा असर पड़े और साथ ही थोड़ी बहुत आपकी कमाई भी होती रहे। क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अंजू जी, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि मधुमक्खी पालन और सीधा कृषि से जुड़ा हुआ है। और देखिए, जब मधुमक्खी पालन की बात करते हैं तो इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं किसी के पास ज़मीन हो, यदि कोई भूमिहीन किसान है तो वो भी इस चीज़ को कर सकता, मधुमक्खी पालन के इसको धंधे को अपना सकता है।
इसके साथ साथ जिसके पास भूमि है और वो लगता है कि भाई खेती के साथ साथ मैं अतिरिक्त आय अर्जित करना चाहता हूँ, तो उसके पास कोई युवा है या खुद व्यक्तिगत रूप से वो इसका इच्छुक है, तो वो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। लेकिन सबसे पहली जो आवश्यकता है वो यही है, जब इस प्रकार का कोई भी धंधा हम करते हैं उसमें वैज्ञानिक दृष्टि से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत ही तकनीकी विषय है ये, वो सबसे पहली आवश्यकता है। और जहाँ तक मधुमक्खी पालन की बात है, इसका जो वो है एरिया और इसमें बहुत प्रगति हो रही है, और जो है अभी वर्तमान में हमारे देश में बहुत प्रगति इस क्षेत्र में हुई है, और केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं नेशनल बी बोर्ड उसके द्वारा जो है संचालित हैं, जिनका लाभ किसानों को राज्य के जो विभाग हैं, उद्यान विभाग, उनके मार्फत मिलता है, और वो भी बिल्कुल किसान उनकी जानकारी ले सकते हैं। अपने जो उद्यान अधिकारी है, जो उप निदेशक है उद्यान का या सहायक निदेशक है, जहां भी, या कृषि विज्ञान के, वो इस बारे में जानकारी ले सकता है। और वर्तमान में हमारे देश में लगभग 2.5 लाख जो मधुमक्खी पालक विभिन्न क्षेत्रों में हैं, और देश में अगर हम बात करें शहद के उत्पादन, मधुमक्खी पालक है इस वक्त 2.5 लाख मधुमक्खी पालक देश में लगभग हैं, और 32 से 35 लाख जो हमारे जो बक्से जो हैं, जिनको हम बी हाइव्स बोलते हैं, बॉक्सेस बोलते हैं, वो ऊपर नीचे थोड़ा होता है। जब सर्दी का मौसम होता है संख्या बढ़ती है, गर्मी आते आते जैसे खाने की कमी होती है तो कुछ उसमें गिरावट आती है। तो लगभग इतनी संख्या में जो है बी बॉक्सेस पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रों में, और देखिए बलराज जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि इसको काफी प्रोत्साहित किया जा रहा है, युवा इसे अपना सकते हैं। और अभी मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की मांग है अभी शहद या फिर जो मधुमक्खी पालन किसान करते हैं या मधुमक्खी पालन करते हैं, वो जानते हैं कि इसके बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स भी होते हैं। अभी भी मांग और आपूर्ति के बीच में काफी गैप है, यानी हमारे किसानों के लिए बहुत विकल्प हैं, बहुत अवसर हैं, बस जरूरत है इन अवसरों को पहचानने की और इनसे लाभ लेने की। आइए देखते से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कम लागत में शुरू किया जा सकता है। आप खेती के साथ भी मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। अब तो मधुमक्खी पालन ने कम लागत वाले कुटीर उद्योग का दर्जा ले लिया है, लेकिन मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए कुछ बातों का पता होना जरूरी है, जैसे किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ही मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण ले। मधुमक्खी पालन के लिए वही उपकरण ले जो भारतीय मानक संस्थान के मापदंडों के आधार पर बने हो। मधुमक्खी पालन करने के कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा है अच्छी आमदनी। इसके अलावा फसलों में परागण के लिए भी मधुमक्खी पालन काफी फायदेमंद रहता है। मधुमक्खी पालन से फसलों की पैदावार और गुणवत्ता भी बढ़ती है। इस व्यवसाय के लिए 4 तरह की मधुमक्खियाँ पाली जाती है: एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, एपिस डोरसाला और एपिस फ्लोरिया। इस व्यवसाय के लिए एपिस मेलिफेरा मक्खियाँ ही ज्यादा शहद उत्पादन करने वाली होती है। ये स्वभाव में शांत होती है, इन्हें डिब्बों में आसानी से पाल सकते हैं। इस प्रजाति की रानी मक्खी में अंडे देने की क्षमता भी ज्यादा होती है। कृत्रिम रूप से इन्हें पालने के लिए लकड़ी के बक्सों का इस्तेमाल किया जाता है। मधुमक्खियों को पालने के लिए मौन गृहों का इस्तेमाल किया जाता है। मौन गृह लकड़ी का एक खास तरह का बक्सा होता है। ये मधुमक्खी पालन में सबसे अहम उपकरण होता है। मौन गृह के सबसे निचले हिस्से को तलपट कहते हैं। तलपट के ठीक ऊपर वाला हिस्सा शिशुखंड कहलाता है। शिशुखंड में अंडा, लार्वा, प्यूपा पाया जाता है और मौन वंश के तीनों सदस्य श्रमिक रानी व नर इसमें रहते हैं। मौन गृह के 10 भाग में 10 फ्रेम होते हैं। श्रमिक मधुमक्खी शहद का भंडारण इन्हीं कक्षों में करती है। अगर आप प्रशिक्षण लेकर सही तरीके से मधुमक्खी पालन करते हैं तो ये व्यवसाय मुनाफे का सौदा साबित होता है।
बिल्कुल, तो अभी आपने रिपोर्ट भी देखी, इसमें भी हमने आपको कहा कि प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है, ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में बलराज जी भी हमें लगातार बता रहे हैं। तो कहाँ से ट्रेनिंग ले, किस तरीके से ट्रेनिंग ले, ट्रेनिंग लेने के बाद कैसे शुरुआत करें, इसके किस तरह के फ़ायदे हो सकते हैं, तमाम बातें आगे आपको बताएंगे। आइए बात करते हैं हमारा जो आज का दूसरा विषय है, और इसमें हम बात कर रहे हैं कि कैसे हमारे किसान हरी खाद अपनाकर मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं और मिट्टी की जो उत्पादक क्षमता है उसे बढ़ा सकते हैं। आशुतोष जी हमारे साथ बने हुए हैं वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर। आशुतोष जी, जैसे कि हम हरी खाद की बात कह रहे हैं और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हरी खाद से आप मिट्टी में जान डाल सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो रसायन का इस्तेमाल हो रहा है, मिट्टी की गुणवत्ता घट रही है और बंजर तक हो रही है। तो ऐसे में किस तरीके से हरी खाद जो है वो एक हमारी जो धरती माता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय में? मैम देखिए, मैं सबसे पहली चीज़ अपने किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारा प्राचीन काल था, तो प्राचीन काल में मिट्टी अपने आप में इतनी सक्षम रहती थी कि उसमें सभी पोषक तत्व मौजूद रहते थे जो कि उसको अच्छी उर्वरा शक्ति हो सके। लेकिन बीतते वक्त के साथ हम गौर कर रहे हैं कि धीरे धीरे मिट्टी में सारी चीज़ें, उसकी उर्वरा शक्ति पूरी की पूरी नष्ट हो जा रही है। तो खाद के नाम पे लोग क्या करते हैं, यूरिया और डीएपी डालते हैं, और यूरिया और डीएपी डालने से मृदा की जो है संरचना, उसकी पूरी व्यवस्था पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिससे कि फसल तो बर्बाद हो ही रही है, ऊपर से वायु जल सब कुछ प्रदूषित हो रहा है। तो सबसे बड़ी चीज की बात करें तो कि भौतिक गुणों में सुधार लाने और नाइट्रोजन की वृद्धि करने के लिए हमारी खाद का प्रयोग करते हैं। और दूसरी मैम, आपको आपके चैनल के थ्रू मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा की कार्बनिक खाद जो होती है वो फसलों के लिए और मृदा के लिए, खेत के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। लेकिन कार्बनिक खाद है वो कि गाय और भैंसों के गोबर से आती है, लेकिन इतने भी ज्यादा गाय और भैंस के गोबर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, क्योंकि गायें भी विलुप्त होती जा रही हैं। तो उसका सबसे और सरल और सबसे बेहतरीन तरीका मेरे हिसाब से है तो हरी खाद है, जो कि उन पत्तियों को मिला के फसलों में डाला जा सकता है, उससे मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ सकती है। बिल्कुल, तो हरी खाद किस तरीके से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में जान डाल सकती है, उससे बेहतर कर सकती है। और जैसा कि आशुतोष जी हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि लगातार केमिकल्स के इस्तेमाल से न सिर्फ हमारी मिट्टी प्रदूषित हो रही है, बल्कि साथ ही जल, वातावरण, सब पर इसका विपरीत असर पड़ता है। और इसीलिए आज के समय की मांग है कि हमारे किसान इस तरह के विकल्प अपनाएं। हरी खाद से कैसे नाइट्रोजन का जो स्तर है मिट्टी में वो बढ़ाया जा सकता है, और इससे ना सिर्फ मिट्टी शुद्ध होगी बल्कि साथ ही साथ हमारे किसानों की लागत में भी कमी आएगी। जो रासायनिक खाद इस्तेमाल करते हैं उसमें काफ़ी पैसा लग जाता है और इसीलिए जो आय होती है वो उस हिसाब से कम रहती है। तो कैसे जो नेचुरल तरीके हैं, प्राकृतिक तरीके हैं, या फिर कहें जो ऑर्गेनिक तरीके हैं, उन्हें अपना सकते हैं हमारे किसान। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट। हरी खाद एक तरह की सहायक फसल है जिनकी खेती मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ाने और उसमें जैविक तत्वों की पूर्ति करने के लिए की जाती है। इस तरह की फसल को इसकी हरी स्थिति में ही हल चलाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। हरी खाद की फसलों में सनई, ढैंचा, लोबिया, मूंग और ग्वार शामिल है। हरी खाद के इस्तेमाल के कई फायदे हैं। हरी खाद के इस्तेमाल से मिट्टी की सतह में पोषक तत्वों का संरक्षण होता है। मिट्टी की सतह में पोषक तत्व इकट्ठे हो जाते हैं। पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है। मिट्टी की सतह का संरक्षण होता है। इतना ही नहीं, हरी खाद के इस्तेमाल से खरपतवार नियंत्रण भी होता है। साथ ही क्षारीय और लवणीय भूमियों में भी सुधार होता है। आमतौर पर मिट्टी के लगातार दोहन से उसमें मौजूद जरूरी पोषक तत्व नष्ट होते जाते हैं। इसलिए मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए हरी खाद एक बेहतर विकल्प है। ढैंचा भी एक तरह की हरी खाद है। ये एक दलहनी फसल है और सभी तरह की जलवायु व मिट्टी में आसानी से उग जाती है। इतना ही नहीं, हरी खाद के इस्तेमाल से खरपतवार नियंत्रण भी होता है। साथ ही क्षारीय और लवणीय भूमियों में भी सुधार होता है। आमतौर पर मिट्टी के लगातार दोहन से उसमें मौजूद जरूरी पोषक तत्व नष्ट होते जाते हैं। इसीलिए मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए हरी खाद एक बेहतर विकल्प है। ढैंचा भी एक तरह की हरी खाद है। ये एक दलहनी फसल है और सभी तरह की जलवायु व मिट्टी में आसानी से उग जाती है। ये फसल एक सप्ताह तक 60 सेंटीमीटर तक पानी भरे रहने को भी सहन कर सकती है।
इसके अलावा अंकुरण होने के बाद ये सूखे को सहन करने की क्षमता भी रखती है। हरी खाद के लिए प्रति हेक्टेयर 60 किलो ढैंचे के बीज की जरूरत होती है। ढैंचे से मिट्टी को 45 दिन में 20 से 25 दिन हरा खाद और 85 से 105 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलती है। कुल मिलाकर हरी खाद का इस्तेमाल मिट्टी को स्वस्थ बनाए रखने में मददगार साबित होता है। तो अभी आपने विस्तृत रिपोर्ट देखी और विस्तार से इस पर हम बात करेंगे और आपके सवाल भी लेंगे। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और अपने दर्शकों से कहेंगे कि ज़रूर अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। टोल फ्री नंबर हम साथ ही साथ स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं। और देखिए कॉलर भी जुड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से हैं नंद स्वरूप मिश्रा जी। नंद स्वरूप जी बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते बेटा, नमस्ते। मैं नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी। हाँ जी बताइए। जानना चाहता हूँ मिट्टी का पीएच मान स्वस्थ रखने के लिए हमें हरी खाद ढैंचा या सनई देते हैं, तो इससे हम 45 दिन में मिला देते, सलाद देते, गला कि अगली फसल हमें कौन सी लेनी चाहिए जो हमारी मिट्टी की सेहत के लिए अच्छी हो। अच्छा ठीक है आशुतोष जी, ये नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं बाराबंकी से। इन्होंने सवाल पूछा है जो हरी खाद है उससे जुड़ा हुआ। आपने सवाल सुन लिया आशुतोष जी? नहीं मैम, आवाज साफ नहीं आ रही थी। ये जानना चाहते हैं जैसे सनई है, ढैंचा है, ये जो हरी खाद वाली फसलें हैं, अगर इनका इस्तेमाल किया जाता है, इन्हें उगाया जाता है खेत में, उसके बाद अगली फसल का चुनाव किस तरह से किया जाए ताकि मिट्टी की जो क्षमता। हाँ मैम, उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए, मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए जब भी हम अपनी हरी खाद डालेंगे तो जिस तरह का मौसम होगा अनुकूल होगा। यानी कि अभी जो हमारी रबी की फसल आने वाली है, तो हमारी रबी की फसल स्टार्ट कब से होगी? अगस्त के बाद से स्टार्ट होगी। तो अभी जो फिलहाल टाइम है इसमें हम अपनी हरी खाद के लिए लगा सकते हैं हरी खाद खेतों में, ताकि अभी लगा देंगे तो समय से अगस्त तक कटाई हो जाएगी और उसमें प्रयोग करने के लिए सही टाइम है। और लेकिन जो अभी फसल लगानी है जुलाई में, उसके लिए पलटाई का समय आ चुका है, तो अब लगा नहीं सकते उसके लिए। लेकिन जो आगे की फसलें हैं उसके लिए तो हमको अभी से ही लगाना पड़ेगा, ताकि तभी तो आप बाद में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो बता दीजिए कि क्या फसल का भी कुछ चुनाव अलग तरह से होता है कि अगली फसल हम क्या लें, मतलब जो अगर हम ये हरी खाद वाली फसल। जी देखिए, हरी खाद वाली फसलों का चयन करना कि अब उनके वहां पर कि कौन सी फसल उनके खेत के हिसाब से उन्होंने समय पे जांच करवाई होगी, कौन सी फसल बढ़िया प्रयोग में उग रही है, उस हिसाब से वो फसल लगा सकती हैं। ठीक है, और चलिए अब बात करते हैं हमारा जो आज का पहला विषय है। आशुतोष जी आगे भी आपसे हम सवाल लेंगे, जो भी दर्शक हमारे सवाल आपके लिए यहाँ पर पूछेंगे। अब मैं बलराज जी आपसे समझना चाहूँगी। देखिए कॉलर और आ गए हैं, पहले हम कॉल ले लेते हैं फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। हेलो जी मैम, नमस्ते। विपिन सागर जी हैं मध्य प्रदेश से। जी नमस्कार विपिन जी, बताइए क्या सवाल है? जी नमस्ते मैम, डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। नमस्कार जी, मेरे 2-3 सवाल है। हाँ। मेरा सवाल ये था कि मधुमक्खी पालन जो भी करना चाहते हैं तो उसमें जो प्रशिक्षण होता है वो कितने दिन का होता है? जहाँ से प्रशिक्षण लिया जाता है क्या वहाँ पर कोई पैसा वगैरह भी देने पड़ते हैं? और दूसरा ये था कि मधुमक्खी पालन करने के लिए मतलब एक ही जगह हो सकता है, फिर कहीं दूसरी जगह भी जाना पड़ता है, मतलब या फिर किसान अपने घर पर। ठीक है, मैं समझ गई आपका सवाल। बलराज जी क्या बताना? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है विपिन जी। सबसे पहली बात तो यह है कि प्रशिक्षण 5 से 7 दिन तक का अवधि का होता है। वो विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान और यहाँ तक कि कृषि विज्ञान केंद्रों पर भी, जैसे मैं अगर बात करूं जो हमारा IRI का पूसा संस्थान का कृषि विज्ञान केंद्र शिकोपुर में, वो भी लगातार प्रशिक्षण करता है। आप मध्य प्रदेश में हैं तो आपके यहाँ जबलपुर आपके नजदीक पड़ता है कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, उसके अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र होंगे, वहां आप संपर्क स्थापित करें। और 5 से 7 दिन की अवधि का होता है, उसमें आपको प्रमाण पत्र मिलता है वैज्ञानिक दृष्टि से मधुमक्खी पालन का। और फिर बात आती है कि मधुमक्खी पालन कैसे करें, कब शुरू करें। आपने पूछा क्या एक जगह ही, तो इसमें यह है कि सबसे जो प्रमुख जो प्रजाति है मधुमक्खी की, जिसका हम उत्तर भारत के मैदानों में और जो सेंट्रल इंडिया है जिसमें आपका क्षेत्र आता है, उसमें जो है एपिस मेलिफेरा जो इटालियन भी है, उसका मधुमक्खी पालन के रूप में ज़्यादातर उपयोग करेंगे। और उसमें यह है कि ये जो मधुमक्खी है ये ज़्यादातर जो है
माइग्रेशन को पसंद करती है, स्थानांतरण को पसंद करती है। सर्दी के दिनों में आपके यहाँ खाने की भरपूर मात्रा है, तिलहन फसलें हैं, चाहे रेपसीड मस्टर्ड हो, सरसों और तोड़िया हो या दूसरी फसलें हो, लेकिन जैसे जैसे वो फसलें कटती हैं खाने की कमी होती, पानी के स्रोत भी कम होते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी देखभाल किस तरीके से करेंगे, गर्मी के महत्वपूर्ण महीनों में कहाँ उसको माइग्रेट करेंगे, दूसरे इलाके कौन से हैं, कहाँ लेके जाएंगे आप, इस बारे में पूरी जानकारी जो प्रशिक्षण के दौरान बताई जाती है जी। तो आप अगर खुद करना चाहते हैं तो आप या तो केवीके से जो आपके नजदीक का हो, सागर में, आप सागर जिले से हैं तो, या जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में आप संपर्क करें और इस प्रकार का प्रशिक्षण आप लेके ही इसकी शुरुआत करेंगे तो दोनों फायदे होंगे। आपकी, अगर आप एग्रीकल्चर करते हैं तो आपकी फसलों की उपज बढ़ेगी, उनकी गुणवत्ता बढ़ेगी, साथ साथ आप मधुमक्खी जब पालन करेंगे तो शहद और जो दूसरे उत्पाद हैं, बाय प्रोडक्ट्स, वो आपके पैदा होंगे तो उनसे आप अतिरिक्त जो है वो आय जो है अर्जित करेंगे। बिल्कुल। और देखिए बहुत अच्छे और महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने पूछे हैं, और ये जो भी किसान हमारे मधुमक्खी पालन के बारे में सोच रहे होंगे उनके मन में ज़रूर सवाल आ रहे होंगे। तो देखिए ट्रेनिंग लेनी बहुत ज़रूरी है, और जैसे कि हमें हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि 1 हफ्ते भर की ट्रेनिंग होती है जिसका आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिसके आगे भी कई लाभ हैं, और इस ट्रेनिंग में आपको मोटे तौर पर चीज़ें समझा दी जाती हैं। लेकिन ये और बेहतर होगा कि अगर आपके कोई और किसान भाई पहले से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं तो आप उनके पास जाइए, प्रैक्टिकली देखिए कि किस तरीके से हो रहा है, और साथ ही ट्रेनिंग का भी लाभ लें। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस अभियान के दौरान देश भर से किसानों के वीडियो आमंत्रित। प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किसान वीडियो प्रतियोगिता द्वारा। कृषि मंत्रालय द्वारा वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन 3 श्रेणियों में। पहला, किसानों और उनकी आय में वृद्धि की सफलता की कहानियां। दूसरा, किसानों द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धतियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त उच्च उत्पादकता। तीसरा, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा प्राप्त लाभ। वीडियो भेजने की तिथि 15 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक। पहला पुरस्कार 11,000, दूसरा पुरस्कार 5,000, तीसरा पुरस्कार 3,000। सभी प्रतिभागियों को मिलेगा एक प्रमाण पत्र। इच्छुक किसान अपने वीडियो किसी एक या सभी श्रेणियों में भेज सकते हैं। कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और आयोजन को सफल बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात करें मधुमक्खी पालन की और साथ ही हरी खाद के बारे में जानकारी दे रहे हैं। एक कॉलर है, उनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार जी। बताएं महेश जी, क्या सवाल है? आप मुजफ्फरनगर से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी, हमारा सवाल ये है कि हम मधुमक्खी पालन करना चाह रहे हैं। अच्छी बात है। अच्छा, करना चाहते हैं तो क्या सवाल, क्या जानना क्या चाहते हैं आप? इसके बारे में जानकारी दो जी, हम कैसे कैसे करना। अभी आप क्या करते हैं? किसान हैं आप? हम तो जी किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, गन्ने की खेती होती है जी हमारी। अच्छा सर, कुछ पूछना चाहते हैं? बिल्कुल। देखिए महेश जी, ऐसा है कि आप क्योंकि मुजफ्फरनगर से आते हैं और यहाँ पर जो एक प्रजाति है महत्वपूर्ण, वो एपिस मेलिफेरा है, उसको मधुमक्खी पालन के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली ज़रूरत है आपकी मधुमक्खी पालन शुरू करने से पहले कि आपको या कोई युवा आपके घर से करना चाहता है तो उसको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा वैज्ञानिक दृष्टि से मधुमक्खी पालन का। उसमें जो प्रमाण पत्र मिलेगा वो कई रूप में आपका मददगार साबित होगा। जब एक राज्य से दूसरे राज्य में डिब्बों को, बॉक्सेस को लेकर जाते हैं, उसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अतिरिक्त सरकार की जो योजनाएं हैं, जब आप पोर्टल पे जुड़ जाएंगे नेशनल बी बोर्ड के पे, वो प्रशिक्षण लेने के बाद, तो उसमें आपको सारी योजनाओं का आपको जानकारी, कौन सी योजनाओं का आप लाभ ले सकते हैं वो। तो इसके लिए आप सबसे पहले शुरुआत कर सकते हैं। आपके यहाँ जो मेरठ के अंदर जो कृषि विश्वविद्यालय है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, उसका कृषि विज्ञान केंद्र आपके यहाँ होगा, उससे आप संपर्क करें। और वो हो सकता है वो केवीके वाले भी प्रशिक्षण करवाते होंगे, नहीं तो कई और जगह आप तो दिल्ली में भी प्रशिक्षण कर सकते हैं। हमारा जो IRI का जो दूर भी नहीं, बिल्कुल, और आपका पंतनगर में भी
लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते रहते हैं। वहां पे हमारा जो केंद्र भी है, जो हमारा अखिल भारतीय परियोजना है जो अनुसंधान का काम कार्य करती है मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में, उसका जो केंद्र है वो पंतनगर में है, आपके यहाँ मेरठ में नहीं है। तो वो आप पंतनगर से भी प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो आपको बस संपर्क स्थापित करना है, और आप व्यक्तिगत रूप से आप करना चाहते हैं या आपके घर से कोई युवा करना चाहता है, तो निश्चित रूप से वो इस चीज को ले सकता है प्रशिक्षण लेके, और इसकी शुरुआत कर सकता है। और इसकी शुरुआत जो है, मैं ये भी बता दूं, सितंबर अक्टूबर के महीने से बहुत वाजिब रहेगा करना। वो मुख्य मौसम है जब आपकी इसकी सफल शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, एक कॉलर है, सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार साहब। जी नमस्कार जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे निवेदन ये है कि क्या ये सनई ढेपे जो हरी खाद है उसमें हमारा इतना तत्व प्राप्त हो जाएंगे मिट्टी में कि हमें फिर नाइट्रोजन और फास्फोरस की आवश्यकता नहीं होगी, जैसे हम ठीक है नईमुद्दीन, मानसून में हाँ दाल बोते हैं तो 20 किलो नाइट्रोजन डालते हैं और 40 किलो लगभग फास्फोरस डालते हैं। तो क्या हरी खाद यदि हम प्रयोग कर दें तो क्या हमारी मिट्टी में पूर्ति हो जाएगी फसल के लिए? ठीक है, झांसी से हैं नईमुद्दीन जी हमारे साथ फोन लाइन पर। आशुतोष जी, जैसा कि इनका सवाल था, और ये बहुत वाजिब सवाल भी है कि जैसे हम कह रहे हैं कि हरी खाद का इस्तेमाल करें ताकि आपको रसायनों का यूरिया वगैरह इस्तेमाल ना करना पड़े, तो क्या इससे पूर्ति हो जाएगी या फिर ये एक सब्स्टिट्यूट? मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हरी खाद के प्रयोग से हम 10% तक अपनी फसल की लागत बढ़ा सकते हैं, और 1 हेक्टेयर में 90 से 120 केजी हेक्टेयर 90 से 120 केजी नाइट्रोजन और 12 से 15 केजी के आसपास फास्फोरस और 8 से 10 केजी के आसपास पोटास हरी खाद में मौजूद होता है। ठीक है, यानी 10% तक आप जो लागत है वो घटा सकते हैं अगर आप हरी खाद का इस्तेमाल करते हैं। और ये मैं बताना चाहूंगा अंजू जी, ये इस बात के ऊपर भी निर्भर करता है। मान लिया आपने हरी खाद के बाद आप दलहन फसलों का खेती करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी नाइट्रोजन की या किसी चीज की, वो इतनी आपूर्ति कर पाएगी। मान लिया आप मूंग लेना चाहते हैं, आप उड़द लेना चाहते हैं, तो वो फसल के ऊपर भी निर्भर करता है लगभग कि आप कौन सी फसल हरी खाद के बाद अपने खेत में उगाना चाहते हैं। जी आशुतोष जी, आप कुछ कह रहे थे, बात पूरी कर लीजिए अपनी। जी मैं ये बताना चाह रहा था कि 50 से 55 दिन के बीच में हम 25 से 30 टन हेक्टेयर हरी खाद के द्वारा हमको मिल जाता है। अच्छा, ठीक है। तो ये बात हुई हरी खाद की, और मैं आपसे भी समझना चाहूँगी बलराज जी कि जैसे कि हमारे दर्शक ये जानना चाहते कि क्या पूरी तरीके से आप जो हम बता रहे हैं कि आप यूरिया इस्तेमाल ना करें, ये सब चीजें ना इस्तेमाल करें, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम हरी खाद करें? नहीं, वो फसल के ऊपर निर्भर करता है पूरी तरीके से। देखिए, एक तो आपने पहले हरी खाद जैसा बताया, रिपोर्ट में भी बताया कि इतना नाइट्रोजन अगली फसल के लिए वो स्थापित हो जाता है। बस उसमें आपको ढैंचा सनई उसका सही समय पे जुताई, नोडुलेशन जब कंप्लीट हो ले, जड़ों में गांठें बनती हैं, और उसकी हाइट भी देखते हैं, और साथ साथ ये भी देखते खाद के रूप में उसकी जुताई करते हैं कि इतना ना हो उसके उस तने में रेशा बन जाए। ये चीजें मापदंड रखते हैं, उसके बाद उसकी जुताई कर देते हैं। जी। और बरसात का मौसम इसलिए महत्वपूर्ण है, वो अच्छी तरीके से खेत में सड़ जाती है। ठीक है, हमारे साथ एक दर्शक है लवकुश जी हैं, जिन्होंने हमें चित्रकूट से ही कॉल किया है। आइए बात करते हैं लवकुश जी से। हेलो जी मैम, नमस्कार लवकुश जी, स्वागत है लोक किसान में, सवाल बताइए। मैम ये जानना चाहते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में मधुमक्खी पालन और खाद हरी खाद का क्या प्रशिक्षण कहीं संभव है आसानी से? बिल्कुल लवकुश जी, बुंदेलखंड की जब बात करते हैं तो हमारा केंद्र जो है, जो अखिल भारतीय परियोजना का, वो बांदा कृषि विश्वविद्यालय के अंदर है। आप वहां संपर्क स्थापित करें, और वहां पे लगातार प्रशिक्षण चलते हैं, और बहुत अच्छा काम वहां पे शुरुआत हुई है मधुमक्खी पालन के अनुसंधान और प्रशिक्षण के क्षेत्र में। तो वहां से आप संपर्क करें, बांदा, वो बुंदेलखंड में आता है बांदा, ठीक है, तो वहां से आप संपर्क करें। और दूसरा, जहां हरी खाद की बात है, आशुतोष जी चित्रकूट में ही मौजूद है, कृषि विज्ञान केंद्र। क्या बताना चाहेंगे लवकुश जी को? लवकुश जी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हरी खाद के लिए सबसे ज्यादा वो उनके आसपास की विश्वविद्यालय हैं जो कि एग्रीकल्चर के हैं, वहाँ पे जाके भी वहाँ पे उनको आसानी से मिल जाएगा। वहाँ पे जो किसान विज्ञान केंद्र, जिसको केबीके हम लोग कहते हैं, अभी हम स्टूडेंट हैं, तो केबीके में आसानी से चीजें उनके लिए उपलब्ध हो जाएंगी। अच्छा, ठीक है, तो कृषि विज्ञान केंद्र जा सकते हैं लवकुश जी आप,
और कृषि विज्ञान केंद्र जा सकते हैं, ये विश्वविद्यालय में जो कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ पर जाके बात कर सकते हैं, वहाँ पे इनको चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। और दर्शकों से कहेंगे अगर आपके कोई सवाल हैं दोनों ही विषय से जुड़े हुए तो आप हमें कॉल करें, टोल फ्री नंबर हम साथ साथ स्क्रीन पर फ्लैश करें, वहां से आप नोट करें और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। आज हम बात करें मधुमक्खी पालन की और साथ ही कैसे हरी खाद से हमारे किसान अपने मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ा सकते हैं, उससे और बल दे सकते हैं और उसके लाभ क्या हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। आइए अब मधुमक्खी पालन पर बात करते हैं। बलराज जी, जैसे कि ट्रेनिंग के बारे में देखा हमने कि सवाल आ रहे हैं, तो जो किसान या फिर युवा, जैसा कि आपने कहा कि कुछ युवा जो हैं इसमें आगे काफ़ी बढ़ रहे हैं, इसको अपना रहे हैं, तो सिर्फ ये इतना ही भर काफ़ी है कि वो 7 दिन की ट्रेनिंग ले लें या फिर आपको लगता है कि इसके आगे भी उन्हें कुछ और करने की ज़रूरत है? नहीं, देखिए ये तो बेसिक एक आधारभूत प्रशिक्षण की बात हम कर रहे हैं। और वही मिनिमम उसको कितना प्रशिक्षण लेना चाहिए, तो अधिकतर 5 से 7 दिन के अंदर उनको प्रैक्टिकल सिखाया जाता है, बिल्कुल कि आप उसके अंदर बॉक्स के अंदर कितने फ्रेम्स होते हैं, क्वीन जो रानी मधुमक्खी होती है उसका क्या काम होता है, वो कैसी दिखती है, वर्कर्स कैसे होते हैं, ड्रोन्स कैसे होते हैं, ब्रूड कैसा होता है और उसका एंट्री गेट क्या है, एग्जिट गेट क्या है, किन किन सावधानियां रखनी चाहिए। भाई उसमें ऐसा तो नहीं आपने जमीन पर रख दिया, आपने कुछ बर्तन लेके उसमें पानी भरकर उसमें वो डालना पड़ेगा और उसके अंदर उसके जो वो स्टैंड है वो उसमें डालने पड़ेंगे ताकि चींटियां और वो चीज सारी चीज उसमें सिखाई जाती है। इसके अतिरिक्त ये है अगर युवा है और सीखना चाहते हैं तो युवाओं को और भी प्रशिक्षण आगे मिल सकता है। बी ब्रीडर्स भी बन सकते हैं। अच्छा, बी ब्रीडर्स क्या होते हैं? बन सकते हैं। अच्छा जेनेटिक स्टॉक, जो आनुवांशिक जो स्टॉक है वो आगे जो बी कीपर्स हैं देश भर में उनको सप्लाई कर सकते हैं। दोनों जो हमारी पालतू प्रजातियां हैं, मेलिफेरा हो या सिराना इंडिका हो, 2 ही प्रजातियां पालतू रूप में अपनाई जाती हैं देश भर में। अगर हम सिराना इंडिका की बात करें तो जो हमारे उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, ईस्ट कोस्ट है या दक्षिण भारत के इलाके हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनमें जो सिराना इंडिका है उसका भी उपयोग करते हैं मधुमक्खी पालन के रूप में। वरना उत्तर भारत के मैदान, सेंट्रल इंडिया, इनमें जो ज्यादातर बड़े पैमाने पे हम जो है ना मेलिफेरा का इस्तेमाल करते हैं। तो अलग अलग विषय में फिर ये भी आता है भाई आपने शहद का उत्पादन किया, उसका प्रोसेसिंग कैसे करें। क्या कई बार किसान क्या होता है कि शहद तैयार नहीं हुआ, अभी कच्चा है, उसी को वो कर लेते हैं। वो नहीं करना चाहिए, उसमें मॉइस्चर, नमी की मात्रा ज्यादा होती है तो उसमें आगे चल के दिक्कत आ सकती है, आपका उसकी सेल्फ लाइफ जो है वो घट जाती है। तो बिल्कुल सही पका हुआ शहद, तो सब चीजें प्रशिक्षण में सिखाई जाती है। फिर वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं आप, दूसरे बाय प्रोडक्ट्स क्या क्या है, तो सब विषय में। जी, एक कॉलर है, सवाल ले लेते हैं पहले, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? राहुल जी। हाँ जी, राहुल जी आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से, मुझे लगता है कि आप बाहर हैं कहीं। हेलो हेलो, किचन गार्डन में हरी खाद के बारे में जानना है। किचन गार्डन में हरी खाद के बारे में जानना चाहते हैं आप? क्या जानना चाहते हैं? कब डालें, कैसे डालें? अच्छा, ठीक है। आशुतोष जी, ये किचन गार्डन के बारे में जानना चाह रहे हैं, यानी आपके घर में या फिर छत पर आपने जो छोटी सी फुलवारी लगाई हुई है उसके बारे में जानना चाहते हैं। क्या उसमें हरी खाद इस्तेमाल की जा सकती है और किस तरीके से? मैं अपने किसान भाई को सबसे पहली चीज, एक छोटी सी बात अपनी बात पूरी करने के पहले बताना चाहूंगा कि जैसे उन्होंने किचन गार्डनिंग में वो हरी खाद का प्रयोग करना चाहते हैं, तो ठीक आप वो सोचें कि जिस तरह उनको पानी पीने की जरूरत है तो उनको 1-2 गिलास पानी की जरूरत है। लेकिन यदि चींटी की बात करेंगे तो चींटी को कितने माइन्यूट यानी कि कितने सूक्ष्म और थोड़े से जल की जरूरत होगी सरवाइव करने के लिए। उसी तरह जो हरी खाद हमने पूरी बनाई हुई है अपने खेतों में डालने के लिए, उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए, उसका थोड़ा बहुत मात्रा वो अपनी किचन गार्डनिंग में डाल के उसको भुरभुरा के मिट्टी के साथ अच्छे से मिला के प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और मुझे लगता है क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं ना कि लोग अपने घर में उगाई हुई सब्जियों को खाना पसंद कर रहे हैं ताकि पूरी तरीके से केमिकल फ्री हो, इसीलिए हमारे जो दर्शक हैं ये जानना चाह रहे थे कि हरी खाद का हम किचन गार्डन में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कॉलर है, आइए बात करते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार जी, भरत सिंह जी बताइए क्या सवाल है? आप हमारे साथ मध्य प्रदेश के राजगढ़ से जुड़ रहे हैं, बताइए सवाल बताएं। हमको मधुमक्खी पालन करने की इच्छा हो रही है। जी, मधुमक्खी पालन करने की इच्छा हो रही है।
हाँ, अभी आप क्या करते हैं? खेती। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर हमारा कार्यक्रम देखने के बाद आपके मन में इच्छा जागी है तो बहुत ही अच्छी बात है। हमें खुशी होती है कि हम किसानों को प्रेरित कर सकें, उन्हें नए नए तरीके, नए आवाज नहीं आ रही आप। अच्छा, ठीक है, हम जवाब ले लेते हैं। आप टेलीविजन से जवाब सुन लीजिए, हमारा जो एक्सपर्ट है उनका। जी बलराज। बिल्कुल, देखिए भरत सिंह जी, आप राजगढ़ मध्य प्रदेश से आते हैं तो आप मधुमक्खी पालन वहां कर सकते हैं, लेकिन मैं बार बार आप सुन रहे बता रहा हूं कि आपको पहले या तो आप या आपके घर से कोई दूसरा साथी, कोई युवा, उसकी प्रशिक्षण लेना पड़ेगा और उसकी जो योजनाएं हैं सरकार की उनके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। प्रशिक्षण लेने के बाद आप सितंबर अक्टूबर के महीने उपयुक्त हैं जब आप मधुमक्खी पालन को अपना सकते हैं। छोटे पैमाने पर अपनाना चाहते हैं तो आप 10-12 बक्सिस से शुरुआत कर सकते हैं, या बड़े पैमाने पर चाहते हैं कि नहीं मैं तो व्यापारिक स्तर पे, कॉमर्शियल स्केल पे मधुमक्खी पालन करना चाहता हूं, तो फिर किसी युवा को आपको आगे लाना चाहिए, वो अच्छा प्रशिक्षण ले और फिर आप जो है ना 50 या उससे ज्यादा आदि बॉक्सेस से इसकी धंधे की शुरुआत कर सकते हैं। इस प्रकार की मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में आपके क्षेत्र में निश्चित रूप से तिलहन फसलें और फसलें खूब होती होंगी। खेती तो उसी के ऊपर निर्भर करता है कि आपके क्षेत्र में कितनी फसलें हैं, उनमें मधुमक्खियों के लिए खाना कितना है, नेक्टर कितना है, पोलन कितना है। फिर बात आती है कि सर्दी की फसलें खत्म होने के बाद अगर आप मेलिफेरा की बात करेंगे, जो एपिस मेलिफेरा जो प्रमुख प्रजाति है मधुमक्खी पालन में इस्तेमाल होने वाली, उसका फिर माइग्रेशन कहाँ करेंगे आप, गर्मी के महीनों में आप उसको कहाँ लेके जाएंगे। तो ये सब चीजें आपको बताई जाएंगी कि किस क्षेत्र में आपको ले जाना चाहिए, कितनी दूरी पर आप तय करेंगे और क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है। तो ये सब चीजें आप प्रशिक्षण में आपको जानकारी मिलेगी। तो आप अपने राजगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें या स्थानीय जो आपके जिले के उद्यान अधिकारी हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और आप पहले प्रशिक्षण लें, वो जबलपुर में लें या आप दूसरा जो आपका इलाका है कहीं पे, मुझे नहीं पता आप कौन सा कृषि विश्वविद्यालय, शायद जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय आपके नजदीक पड़ता होगा, तो उसका अनुसंधान केंद्र भी हो सकता है, कॉलेज भी हो सकता है, या केवी के भी आपके राजगढ़ में होगा पक्का वो तो उससे संपर्क करें और प्रशिक्षण की तैयारी करें। उसके बाद आप मधुमक्खी पालन सफलतापूर्वक अपना सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन अगर आपको कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं तो जरूर कॉल करें। बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात करें मधुमक्खी पालन की और साथ ही जानकारी दे रहे हैं आपको हरी खाद के बारे में। चलिए बातचीत की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे आप हमें कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर आप स्क्रीन पर देखिए और वहां से नंबर नोट कर हमें कॉल करें। बातचीत आगे बढ़ाए उनसे पहले कॉलर है, पहले उनसे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ कॉल पर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो जी, योगेश जी बताइए क्या सवाल है? बैतूल से आप बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से ही, सवाल बताएं। हेलो योगेश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो योगेश जी, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो, चलिए शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आशुतोष जी के पास चलते हैं। आशुतोष जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हरी खाद पर कई सवाल भी आए हैं कि हरी खाद का चुनाव किस तरीके से करें, किन किन बातों का ध्यान रखें जब वो हरी खाद की फसल का चुनाव करें? देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले बताना चाहता हूं कि हरी खाद में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले चीजें क्या क्या हैं। हमारा ढैंचा है जो कि काफी ज्यादा लोकप्रिय है, और जब भी बात होती है हरी खाद की तो दो ही की बात ज्यादातर होती है। एक ढैंचे की बात होती है और एक सनई की बात होती है। इसके अलावा हम लोबिया ग्वार भी लगाते हैं और कहीं कहीं मूंग और उड़द भी लगाते हैं। ये बात हो गई फसलों की कि मतलब इन फसलों का हम हरी खाद को हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि कब कौन सी चीजें लगाई जाएं। जब बात आती है कब कौन सी चीजें लगाई जाएं, तो जहां पे अधिक वर्षा होती है वहां पे हमको सिनई की खेती करनी चाहिए, और जब कम वर्षा हो तो वहां पे हम ढैंचे की खेती कर सकें, क्योंकि ढैंचा क्या है कि कम वर्षा में भी सस्टेन कर जाता है, यानी कि वो जीवित रहता है और कम वर्षा का कोई खास ज्यादा जरूरत नहीं होती है। और वर्षा की जरूरत नहीं होती है तो इरिगेशन के द्वारा, सिंचाई के द्वारा भी चीजें हम आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं। और शायद मेरा मानना है कि इन्हीं दोनों के कारण ही सबसे ज्यादा सनई और ढैंचे का प्रयोग किया जाता है। और मूंग और उड़द की बात हम करते हैं, जो कि वो भी हरी खाद के रूप में प्रयोग होती है, तो उसको हम खरीफ में लगाते हैं। ये सारी चीजें हो गई कि इस चीज को हम अपने फसल के रूप में समय समय पे मौसम के हिसाब से इन खादों को प्रयोग में लाते हैं। और उसके बाद में जब भी फायदों की बात करें तो कार्बनिक पदार्थ की बढ़ोतरी होती है। जब इन फसलों को लगाते हैं तो कार्बनिक खाद की बढ़ोतरी होती है, जो कि गाय के गोबर के द्वारा दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, तो यानी जी बिल्कुल कार्बन कंटेंट जो है वो बेहतर होता है और मिट्टी में कार्बन कंटेंट बढ़ता है। मृदा में जो वायु का संचार होता है वो बहुत बढ़िया ढंग से होता है। और जो भी पोषक तत्व सब कुछ निचली सतह में मौजूद होते हैं वो आसानी से ऊपरी सतह में आ जाते हैं और आसानी से उसको हमारा पौधा अपने जरूरत के लिए प्रयोग में लाता है। और सबसे बड़ी चीज जो कि फायदेमंद है हरी खाद का, सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये खरपतवार को काफी ज्यादा कम करता है। क्योंकि खरपतवार क्या है कि वो आपस में, यदि भाषा में कहें तो वो दिक्कतें पैदा करती हैं उनको बढ़ने के लिए, तो वो भी उस चीज को सुधार में लाता है। बिल्कुल, यानी खरपतवार की जो समस्या है उस पर भी काफी हद तक दूर करने में कारगर है। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि अगर आप दूसरे जो हमारे रासायनिक हमारे जो पुराने कृषि पंडित हैं उन्होंने एक श्लोक दिया था, सनई बोए सनई काटे सनई सारे खेत मझार, उल्टे पुल्टे दोनों जोते वही लेवे गल्ला का सार। तो हाँ, ये हमारे कृषि पंडितों ने जो बड़े वैज्ञानिक, आप समझा भी दें इसे, इसका क्या मतलब हुआ, मायने क्या है इसके? जी, मतलब सनई बोए सनई काटे, यानी कि सनई को बोए और सनई को काटें, और ये सारी चीज खेतों में जो मौजूद है उनके लिए बहुत ही कारगर है। और उल्टे पुल्टे दोनों जोते, यानी कि जब जोताई होती है तो हम हल का जो प्रयोग करते हैं तो ऊपर नीचे मिट्टी का मिलना होता है, तो उसका मतलब उल्टे पुल्टे दोनों जोते वही लेवे गल्ला का सार। तो मतलब वो जितना भी गल्ला आता है, जितना भी फायदा होगा, जितनी भी उपज होगी, जितनी भी हमारी ईल्ड होगी, वो सब उसका सार है, वो सब फायदेमंद है। उससे 10% तक अधिक पैदावार हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और यही सार भी है जो हमारा विषय है कि हरी खाद से कैसे जो स्वास्थ्य मिट्टी का वो बेहतर किया जाए। एक कॉलर है हमारे साथ, आइए हम बात कर लेते हैं उनसे। हेलो हेलो
हाँ मैडम। जी नमस्कार, स्वागत है जी। मधुसूदन जी हमारे साथ है, महाराष्ट्र से मधुसूदन अग्रवाल जी। हाँ जी, महाराष्ट्र से, माफ कीजिएगा। बताइए, सवाल बताएं। सवाल बताएं। हाँ मैडम, सवाल बताएं मधुसूदन जी। हाँ, मैं बोला मधुमक्खी पालन के लिए व्यापार करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है? आप मधुमक्खी पालन करते हैं अभी या करना चाहते हैं? हाँ, नहीं करना चाहते हैं। करना चाहते हैं, ठीक है। मधुसूदन जी, जैसा मैंने पहले भी बताया, आप सुन रहे होंगे कि प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है जब आप मधुमक्खी पालन की शुरुआत करेंगे। और उसका प्रशिक्षण आप हमारा जो एक केंद्र है, कृषि विज्ञान केंद्र बारामती, हमारा अखिल भारतीय परियोजना का वहाँ सेंटर है, वहाँ से भी पुणे में भी एक इंस्टीट्यूट है, खादी ग्रामोद्योग वाले भी ट्रेनिंग कराते हैं इस विषय में। तो आपको पहले प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, उसके बाद आप मधुमक्खी पालन की शुरुआत कर सकते हैं। और कौन सी प्रजाति है, कब शुरुआत करेंगे, ये बात मैं लगातार बता रहा हूँ आपको। लेकिन फिर भी अच्छा ये रहेगा कि आप जो संस्थान है, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनसे संपर्क करें और पहले आपको 5 से 7 दिन की वैज्ञानिक दृष्टि से मधुमक्खी पालन उसका प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। उसके बाद आप शुरुआत करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि जब आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप उसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे कर सकते हैं, नेशनल बी बोर्ड। इसके अतिरिक्त योजनाओं का भी आप लाभ ले सकते हैं। और प्रशिक्षण के अंदर पूरी चीज़ें प्रैक्टिकली बताई जाती हैं, कौन सी प्रजाति है, कब उसकी शुरुआत करें, कितने से शुरुआत कर सकते हैं, क्या क्या दिक्कत आती है, उनका निदान क्या है, माइग्रेशन क्यों करना पड़ता है, कहाँ माइग्रेशन कर सकते हैं, कौन सी फसलें हैं जो उपयुक्त हैं, जिनमें भरपूर मात्रा में खाना मधुमक्खियों के लिए नेक्टर और पोलन के रूप में उपलब्ध रहता है। ये सारी बातें प्रशिक्षण में बताई जाती हैं। जी। तो ये आप जानकारी ले लें, उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं आशुतोष जी से। आशुतोष जी, जैसे कि हरी खाद की हम बात करें और फसलों के बारे में भी आपने बताया कि कौन कौन सी फसलें हैं जो हरी खाद के लिए हमारे किसान चुन सकते हैं। अब मैं आपसे समझना चाहूंगी कि पलटाई का उपयुक्त समय क्या होता है, क्योंकि जैसे कि अभी आपने बताया कि जो रबी के लिए जो किसानों ने हरी खाद लगाई होगी, उसका खरीफ के लिए शायद आपने बताया था कि पलटाई का समय चल रहा है। अब किस तरीके से इसके बारे में जाने? जी, अब हम आगे की गतिविधियां के लिए, यानी कि रबी के सीजन के लिए अभी हरी खाद लगाने का उपयुक्त समय है जी। और अभी लगा देंगे, अगस्त के दूसरे सप्ताह तक इन पौधों को पलटने का उपयुक्त समय आ जाएगा। यदि अभी लगा देंगे तो अगस्त तक पलट के उसको हम संरक्षित कर सकते हैं और उस समय खेतों में मेड़ों को ठीक कर देना चाहिए, जिससे क्या है कि पानी, बरसात का पानी भी रुक जाए। और बरसात का पानी भी रुक रहा है, क्योंकि बरसात का पानी यदि नहीं रुका रहेगा तो वो तकलीफ देगा और सड़न होना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज कि नमी युक्त मिट्टी में ढके रहने के लिए 20 से 25 दिनों के अंदर फसल के सभी अंग मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है आशुतोष जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। एक कॉलर है, पहले उनका हम सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार, स्वागत है हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैम, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, राजकोट जिले से। ठीक है, यहाँ पर कौन सी हरी खाद लगाई जाए और कौन से मौसम में ठीक रहेगी? ठीक है, केवल जी हैं ये राजकोट से, गुजरात से, जाना चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में कौन सी हरी खाद लगाई जा सकती है। आशुतोष जी, उनके स्टेट में और उनके राज्य में यदि देखा जाए तो सनई और ढैंचा उपयुक्त है, क्योंकि मौसम के हिसाब से जो उपयोग रहेगा वही ही लगाया जा सकता है। तो सनई और ढैंचा कहीं पर भी लगाया जा सकता है, और नहीं भी लगाया जा सकता है तो आसानी से कृषि विज्ञान केंद्रों से और विश्वविद्यालयों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है। क्योंकि ऐसा होता है कि जिन खेतों में खेत उपयुक्त नहीं है हरी खाद बोने के लिए, जोतने के लिए और पलटाने के लिए, तो जिन खेतों में उपलब्धता है, जिन खेतों में आसानी से हरी खाद बढ़िया होती है, तो वहां पे करने के बाद में उस चीज को एकत्रित करके और उस खेतों में या उस जगह पे जहां पर भी नहीं हो रहा है तो वहां पे प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है आशुतोष जी। और इसी के साथ ही दर्शकों, यहाँ पर हमें एक और छोटे से ब्रेक ले रुकना होगा, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अभी आएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, लेंगे आपके सवाल। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे
तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं हरी खाद पर और साथ ही जानकारी दे रहे हैं मधुमक्खी पालन के बारे में। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में है, लेकिन अभी भी हमारा प्रयास होगा कि आपके अधिक से अधिक सवालों के जवाब दे सकें। आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल करें। हमारे टोल फ्री नंबर आप हमारी स्क्रीन से नोट कर लें और हमें कॉल करें और आपकी कॉल हम आगे लें। उससे पहले आइए बात कर लेते हैं जो हमारे आज के विषय हैं। तो मधुमक्खी पालन पर मैं आपसे सर जानना चाहूँगी कि कौन कौन सी अच्छी प्रजातियां हैं जिसका चुनाव हमारे किसान मधुमक्खी पालक कर सकते हैं, जिनमें से दो तो आपने मुख्य रूप से बता दिया है, इसके बारे में और विस्तार से कैसे समझें? बिल्कुल, देखिए अंजू जी, दो ही महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं जिनको हम डोमेस्टिकेशन जिनका अभी है, जिनको मधुमक्खी पालन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एपिस मेलिफेरा जिसका शहद का उत्पादन भी ज्यादा है और एक सक्षम परागण करता है और पूरे देश में लगभग उत्तर भारत के मैदानों में, सेंट्रल इंडिया यहाँ तक कि जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वहाँ भी इसको अपनाया जा सकता है। दूसरी प्रजाति हमारी जो ईस्ट कोस्ट है, उत्तरी पूर्वी राज्य हैं या पहाड़ी क्षेत्र हैं, दक्षिण भारत है या पश्चिमी जो घाट है, उनके ऊपर हम एपिस सेराना इंडिका जो भारतीय प्रजाति उसको अपना सकते हैं मधुमक्खी पालन के रूप में। इसके अतिरिक्त जंगली प्रजातियां भी हैं जो कि क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़ा भूभाग, बहुत से क्षेत्र वो शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में आते हैं, वहाँ विषम परिस्थितियां होने के कारण हो सकता है इन दोनों प्रजातियों को हम वहाँ ना अपना सकते, मधुमक्खी पालन नहीं कर सकते। जैसे बाड़मेर है, जैसलमेर है, जोधपुर का इलाका है, नागौर का इलाका है, गुजरात का इलाका है। अभी एक किसान राजकोट से बोल रहे थे। तो ऐसे क्षेत्रों में जंगली प्रजातियां एपिस डोर्साटा वो बहुत महत्वपूर्ण एक प्रजाति है जो परागण का काम करती है। और दूसरी जो प्रजाति एपिस फ्लोरिया, लिटिल बी हम इसको बोलते हैं, ये घास फूस में, झाड़ियों में अपना घर बनाती है। वो दोनों सक्षम परागण करता है ऐसे क्षेत्रों में। लेकिन अब इनकी जनसंख्या किसी कारण से, एक तो जो है बी हंटिंग के कारण, अगर आपने शहद इकट्ठा करने के लिए छत्तों को जला दिया, ये नहीं करना चाहिए। इसके बारे में भी हम लगातार जानकारी देते रहते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। उनको भी हमें जो है कंजर्व करना वो बहुत जरूरी है। वो भी हमारी खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। और चलिए अब आशुतोष जी से भी बात कर लेते हैं क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया है। आशुतोष जी, अब ये बताएं हमें कि हरी खाद को हम खेतों में किस तरीके से दें, इसकी क्या विधि है, इसमें भी क्या कोई खास सावधानी की जरूरत है? कम शब्दों में मैं कम शब्दों में बात करूँ तो यदि आपकी जमीन में नमक की अधिकता है, यदि नमक आपके जमीन में अधिक रूप में पाई जाती है तो ढांचे से अच्छी कोई भी खाद नहीं है और ढांचा आप देंगे तो वो नमक की कमी को वहाँ से दूर किया जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज है
कि जो देखने वाली चीजें हैं कि खाद का अच्छे से सड़ जाना बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि यदि खाद अच्छे से नहीं सड़ती है तो उसमें दीमक भी लग सकता है, जो कि और उसका गलत प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये तो बात हुई कि किस तरीके से सही जो उपयोग है वो आप खाद का कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी हमसे जुड़ने के लिए और हरी खाद पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी, और दर्शकों से हम यही कहेंगे कि जो आज हमने बातें बताई हैं आपको, चाहे वो हरी खाद की बात हो या फिर मधुमक्खी पालन की, ज़रूर इन्हें अपनाएं और इनका लाभ आप देखिए। जब तक आप इन्हें करेंगे नहीं, अपनाएंगे नहीं, तब तक इनका लाभ भी आप नहीं समझ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी सर, स्टूडियो में आए और आपने मधुमक्खी पालन पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, दर्शकों के कॉल्स का जवाब भी दिया। धन्यवाद। और इसी के साथ ही आज के हमारे हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल का हमारा विषय क्या है आइए डालते हैं उस पर नजर। कल का हमारा विषय है खरीफ प्याज फसल में समसामयिक कार्य और दूसरा हमारा विषय होगा रेशम कीट पालन। इनसे जुड़े जो भी आपके सवाल हैं आप हमें चाहे तो हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए कई सारे विकल्प हैं आपके सामने। आप चाहे तो हमें ईमेल कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com पर। फेसबुक के माध्यम से भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर जाएं, सर्च बॉक्स में हेलो किसान टाइप करें और जुड़े फेसबुक पर और अपने सवाल वॉल पर या मैसेंजर के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। और एक और आसान तरीका, हमारा कॉल सेंटर नंबर नोट कर लें। हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113-0660। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं और इस नंबर पर अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो आपकी कॉल्स का, आपकी ईमेल्स का हमें इंतजार रहेगा। आपको ये भी जानकारी दे दें कि अब आप हेलो किसान हमारा कार्यक्रम हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को अभी आप अपने फोन से स्कैन करें और जुड़ जाएं डीडी किसान चैनल के यूट्यूब चैनल से, जहां पर आपको हेलो किसान के अन्य एपिसोड भी देखने को मिलेंगे और साथ ही डीडी किसान पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम भी हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। लाइव चैनल पर भी आप उसे देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब पर ही। लेंगे आपसे इजाजत, मुलाकात होगी आपसे कल और नए विषय के साथ, नए विशेषज्ञों के साथ। बन रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। खेती